अपनी रील्स के अंदर प्रेडिक्शन इंडिया चाइना वॉर की भी कर रखी है, उसकी भी डिटेल बताइए। क्योंकि मैंने 2025 में बोला था कि इंडिया चाइना वॉर होगा 2027 में, विच विल टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। इलॉजिकल बातें तो जितनी मर्जी करवा लो। इंडिया के सारे ये ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, तंत्रा हीलर, पता नहीं कौन कौन सी प्राणिक हीलर, सारे एनर्जी हीलर्स आके बैठे हुए थे। सब लोगों ने प्रेडिक्शन मारी कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू हो जाएगा जुलाई में ही। डेथ के बाद आखिर होता क्या है? जैसे ही इंसान मरता है, हर एक, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक ही एक्सपीरियंस होता है। सबको एक सफेद रोशनी आती है तेजी से, वो उस रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या एलियंस हैं? जी बिल्कुल, एलियंस हैं। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां एलियंस नहीं है, जहां आपकी दृष्टि खत्म होती है वहीं पर एलियंस है। कि 2026 के अंदर जगन्नाथपुरी समुद्र में डूबने वाली है। हे माँ, क्या जगन्नाथपुरी 2026 में डूब जाएगी? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो प्रेडिक्शंस के ऊपर रहने वाला है। जी हाँ, प्रेडिक्शंस। जैसे आपके माइंड में आया होगा कि कुछ फ्यूचर की बातें पता लगेंगी या फिर हम कुछ पास्ट भी इसमें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी डिकोड हो चुका है 100% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ, हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप शर्मा जी, जिनको हमने पहले भी पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया था। आपने उनका पॉडकास्ट पहले भी एंजॉय किया था, आज दोबारा एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि कुछ पुरानी प्रेडिक्शंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने प्रेडिक्शंस की आज तक की सारी। तो कुछ नई प्रेडिक्शंस भी उनसे लेंगे। आइए स्वागत करते हैं संदीप शर्मा जी का। हाय, वेलकम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। सबसे पहले आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जो भी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो 100% एक्यूरेट जा रही हैं जी। स्पेशली जो बंगाल वाली इलेक्शंस की आपने की थी वो 100% एक्यूरेट रही जी। बाकी कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन आपने एक ही प्रेडिक्शन की थी और 100% एक्यूरेट थी जी। तो ऐसे ही मैंने आपके इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स के थ्रू आपकी प्रेडिक्शन देखी है 100% एक्यूरेट निकल रही हैं। जी। इसके पीछे आखिर राज क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, ये हमारा प्लेजर है। रही बात इसकी कि इसका राज क्या है कि जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो सच हो रहा है। बंगाल का इलेक्शन, देखिए, मैं हर पॉडकास्ट पे जाके गलत नहीं बोलता। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता आज ममता जीतेगी, किसी और पॉडकास्ट पे गया बोला वहां बीजेपी जीतेगी। इन दो में से तो कोई एक ठीक होगी, कोई एक तो जीतेगा, और जो ठीक होगी उसको वायरल करवा दो, पैसे खिला के बेटा को पीछे से ऐड ज्यादा उस रील को प्रमोट कर दो। ये काम मेरा नहीं है, ये काम उन लोगों को जरूरत पड़ती है कि जिनको 10 जगह जाके बोलना है और उनको खुद नहीं पता कि बोलना क्या है। सही बात। मैं बहुत कम प्रेडिक्शन करता हूं, पर हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी भी है कि आम जनता को डर ना फैलाया जाए। ठीक है ना? जो सही लगे वही भविष्यवाणी की जाए। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही तरीका है। किस रीजन से मैं ये करता हूं, वो रीजन यही है कि मुझे ऊपर से डाउनलोड्स मिलते हैं। अब डाउनलोड्स मिलने का मतलब क्या है? मतलब मेरी जो एनर्जीज है वो हायर डिमेंशंस के लोगों से कनेक्टेड है। अब हायर डिमेंशंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है रवि जी, सुनिएगा आप। मैंने बोला हायर डिमेंशन, तो हायर डिमेंशन क्या है? जो भी इस धरती के लोग से ऊपर है, तीन डिमेंशन, 3-4 डिमेंशन में अर्थ है, 5th डिमेंशन, 6th डिमेंशन, 7th डिमेंशन एंड सो फोर्थ। मतलब अगर मैं बात करूं क्या एलियंस मुझे गाइड करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं जी हाँ कि एलियंस मुझे गाइड करते हैं। वो टेलीपैथिकली मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, और मैं बोलता हूं मेरे अंदर कोई वो नहीं है कि कोई ऐसी कोई नॉलेज है जिसको मैं पढ़ के गणना करके बोल रहा हूं। हाँ, मैं इस काबिल हूं कि आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन चैनल विद देम, और वो मुझे आंसर्स देते हैं जिसके कारण यह 100% सटीक होती है। तो सर, आपकी हर एक प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, तो जैसे बंगाल वाली होगी, उसके अलावा 2-2.5 महीने पहले आपने प्रेडिक्शन की थी वर्ल्ड कप की, वो भी 100% एक्यूरेट थी जी। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपके साथ। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं ना आए दिन नहीं आके बैठा रहता कि आओ अब मैं अब बंगाल इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब चलो आओ सीधा यूपी के इलेक्शन की बात करें या पंजाब की इलेक्शन की बात करें। ये तरीका सही नहीं है। बट हाँ, जैसे आपने वर्ल्ड कप की बात करी, यस, वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन मैंने दी थी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे
एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अलग अलग मंचों में जाके अलग अलग बातें करी कि इंडिया की कोई लॉजिक नहीं बनता वर्ल्ड कप जीतने का, इंडिया तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। तो मैंने क्या किया, सेमीफाइनल के दिन ही मैच शुरू होना था शाम को 7-8 बजे करीब, तो मैंने अप्रॉक्स 4:30-5 बजे ये रील बनाई और मैंने बोला भी ये मैच शुरू होने से पहले मैं ये रील बना रहा हूं। और मैंने इसका संदर्भ लिया कि देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो लोग तो बोल रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, मगर आज तो इंडिया का सेमीफाइनल है, तो क्यों ना मैं प्रेडिक्शन बताऊं अपनी इंडिया के बारे में। तो मैंने वहां पे बोला था कि इंडिया की सेमीफाइनल में जीत होगी, और तो और आज ही बता देता हूं इंडिया सेमीफाइनल नहीं वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, और वो इतना फेमस हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मगर कुछ हमारे देश में है ना, पब्लिसिटी कराने के बहुत तरीके हैं, एक होता पॉजिटिव, एक होता नेगेटिव। आप नेगेटिव कमेंट से बौछार कर दो, किसी को बदनाम कर दो, किसी को किसी से लिंक कर दो, देखो वो तो गलत काम कर रहा है, उससे वो फेल हो गया, आपने सही काम किया। उसके बाद देखिए मुझे किसी से लिंक मत करिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो मैं लिंक नहीं करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स बोल रहे हैं, मेरा आंसर ये है, हो सकता है कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स मेरे को ही कॉपी करने लगे, जो एक्चुअली हो भी रहा है। आपको मैं असलियत बताता हूं, ये एक्चुअली हो रहा है कैसे, आप सुनिएगा। 2025 में मई में मैंने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर इस साल दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इंडिया के सारे ये ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, तंत्रा हीलर, पता नहीं कौन कौन सी प्राणिक हीलर, सारे एनर्जी हीलर्स आके बैठे हुए थे। सब लोगों ने प्रेडिक्शन मारी कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू हो जाएगा जुलाई में ही, 2025 की बात। बिल्कुल कह रहे थे। मैंने मई में बना दिया था इस साल दोबारा से इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि अब तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बन गए, अक्टूबर में तो देख लेना एटम बम भी चलेगा ना, वो चला। तो मैंने क्या काम किया, 31 दिसंबर की रात को मैंने रील बनाई 31 दिसंबर को कि देखिए सूरज तो डूब चुका है और इस साल इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं हुआ। तो ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर की आपने बात की, आपने तो अपनी रील्स के अंदर प्रेडिक्शन इंडिया चाइना वॉर की भी कर रखी है, उसकी भी डिटेल बताइए। बिल्कुल सही, मैंने 2025 में कर रखी है। बिल्कुल। और यही वो सारे के सारे लोग जो 2025 में इंडिया पाकिस्तान करा रहे थे, उन्होंने बोल दिया था वर्ल्ड वॉर 2025 में ही हो गई थी। बिल्कुल बोला, ठीक है, क्योंकि मैंने 2025 में बोला था कि इंडिया चाइना वॉर होगा 2027 में, विच विल टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। अब आप देखिएगा, माहौल 2025 में भी बिगड़ा, मगर इंडिया चाइना का तो नहीं बिगड़ा, ना इंडिया पाकिस्तान हुआ। 2026 भी अब मई के महीने में हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आज भी बात चल रही है, मैं सीना ठोक के बोलता हूं, आज भी बात चल रही है। और ये लोग बोल रहे हैं कि 15 मई से पहले, तो आप ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त हम मई में बैठे हुए हैं, सेकेंड वीक में, ठीक है ना। तो कहां है वो वॉर, कहां हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और वो लोग कहां हैं जो ये सीना ठोक के बैठते हैं न्यूज चैनल में, बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाके और बोलते हैं अपने आप को कि मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, मैंने जो बोल दिया वो गणना सही हो गई। आप खौफ क्यों फैलाते हो यार? अपनी दुकान चलानी है तो कुछ और से तरीके से चला लो, मगर खौफ से मत चलाओ यार, सिंपल सी बात है। कोई इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं हुआ। रही बात इसकी, जो हम इंडिया चाइना की बात कर रहे थे, तो इंडिया ने चाइना वॉर 2025 में मैंने बोला था 2027 में होगा। आप लिख के देखिएगा गणना, इसके मेरी 2025 मई की में थी ये मैंने प्रेडिक्शन बनाई थी। जनवरी में 2026 में, अभी 25 में 2025 में इंडिया के चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे थे। इंडिया वाला हमारे मोदी जी पहुंच गए चाइना, शी जिनपिंग जी से मिले, ठीक है ना, वापस भी आए। उससे पहले तो बात भी नहीं हो रही थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी खुल गई, आपने देखा, ठीक है, उससे पहले वो भी नहीं खुली हुई थी। मगर जनवरी 2026 शुरू होते ही कशगाम वैली कश्मीर के ऊपर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो चाइना को दे दिया, उसके ऊपर वॉर छिड़ा। वॉर तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर उस पर बहसबाजी चली, और आज भी डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें चल रही हैं, क्योंकि ये एस्केलेट ना हो। अगर एस्केलेट होगा तो फिर आर्मी आ जाएगी। पहले तो डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें चलती हैं, बहस चल रही है, और इतनी टेंस्ड सिचुएशन है। अगर आप सोच के देखें कि ये कैसे क्रिएट हो गई जब हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, और वो लोग कहां गए जो ये सब बातें करते हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ। अभी मई में हम बैठे हुए हैं, मई में भी आप देख लीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। मैं भी चाह सकता हूं, अब मेरे को दुकानदारी चलानी है तो मैं भी डर फैला सकता हूं, ठीक है ना, और मैं बोलूं रवि जी
अगर आप मई के महीने में बाहर निकले ना, अगर फ्लाइट ली आपने, तो देख लेना क्या हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने मई के महीने में ट्रेन में बैठे, भूल से भी ट्रेन में मत बैठना चाहिए, ट्रेन एक्सीडेंट होंगे। मैं एक चीज और बोलता हूं रवि जी, अगर आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं और अगर आप बंबई महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए अब भयंकर एक्सीडेंट होगा। अब कोई तुक है, कोई सर है, कोई पैर है? बिल्कुल। तीनों देखो, आजकल अगर एयर क्रैश होता है एयरप्लेन, क्योंकि एयरप्लेन जो अगर क्रैश होता है वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है साइंटिफिकली, लॉजिकली। मैं दर्शकों को भी समझा देना चाहता हूं क्यों। जब एयरप्लेन उड़ता है तो उसके पीछे बहुत हजार लोग बैठ के उसको एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं उड़ाने से पहले। हर एक की ड्यूटी बंदी होती है, रोस्टर बंदे होते हैं, उसको चेक करना होता है कि इसमें क्या कमी रहेगी, क्या नहीं कमी रहेगी, फिर भी कमी रह जाती है। ट्रेन चलाते हैं उसमें भी होते हैं चेकिंग। अब आप अपनी गाड़ी चलाते हो उसमें भी चेकिंग होती है, मगर आप कितनी चेकिंग करते हो, किस लेवल की करते हो? अगर आप थोड़ा लॉजिक जानते हो, 6 सिग्मा होता है, 99.997% एक्यूरेसी होती है प्लेन उड़ाने की, मतलब उसकी मेंटेनेंस करने की। अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो लेवल नहीं मेंटेन कर सकते। और जब हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई सिग्मा ही नहीं है, हम कहीं भी भिड़ सकते हैं, या कोई और आके हमें भिड़ देगा। तो ये बातें कैसे कोई ठोक देता है कि भैया इससे ट्रेवल मत करो, उससे ट्रेवल मत करो। तो जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था मेरा मैसेज। मेरे पास भी कुछ कुछ ऐसे होता है, जब मैं एनालाइज करता हूं, कुछ ऐसा मैसेज होता है जो मुझे देश को नहीं बताना चाहिए। देश इन द सेंस कि पब्लिक खौफ में हो सकती है। मैं भी प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि 2026 में बहुत खतरनाक होने वाला है, मगर उसके बाद क्या होगा? जो इतने हजार लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, इतने मिलियंस में मेरे व्यू जा रहे हैं, तो वो सबके सब डर नहीं जाएंगे? उन सबके बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं डरेंगे क्या? आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जिम्मेदारी देश के हमारे से प्रधानमंत्री मोदी जी की है? क्या प्रेसिडेंट की है? क्या सिर्फ हमारी सेना की बनती है? क्या हमारे नेताओं की बनती है? एक आम आदमी की क्या जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है, मेरे बोल से किसी और को भय तो नहीं हो रहा, कोई ट्रॉमा तो नहीं हो रहा, कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। सोच के तो देखिए आप। और ऐसे लोगों को खुले में छोड़ा हुआ है कि आप कुछ भी बोल दो। सोच के देखो, क्यों डर फैला रहे हो भाई? ठीक है ना? तो मैं जैसे बोल रहा था कि मेरे पास एक ऐसी चीज है, मैंने डिकोड किया। मैं आपको अभी अपना मोबाइल में दिखा सकता हूं सर। हम आईफोन यूजर्स हैं, हमने मोबाइल में शूटिंग करी हुई है, मोबाइल में शूटिंग करते डेट टाइम आता है, ठीक है ना? मैंने मार्च में प्रेडिक्शन किया था, मेरे कस्टमर ने बोला था सर मेरा दुबई में काम डूबा हुआ है, आप मुझे बस ये बता दो मैसेज में इंडिविजुअली, प्लीज ये सीज फायर कब तक होगा। मैंने उसको सीना ठोक के बोला था, मैंने उसको बोला सुन मेरी बात, ये 20 मार्च के बाद सीज फायर की तरफ बढ़ेगा। और अब विश्वास नहीं मानोगे, 25 मार्च से सीज फायर लागू हो गया था। उसके बाद मैंने अप्रैल में दोबारा से ये कोड किया, 10-12 तारीख को मैंने ये रील बनाई, पोस्ट नहीं की। लोग मुझसे बोलते इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हो, इतने बड़े अपने आप को प्रेडिक्शन देने वाले बनते हो, तो ये क्यों नहीं बताते वॉर कब रुकेगा? बहुत तरह के लोग हैं, जबरदस्ती उल्टे सीधे कमेंट मारते हैं। तो मैंने सीधा बोला, मैंने वो रील बनाई, मैं अभी आपको वो मैसेज रील खोल के दिखाता हूं, आपको टाइम दिखाता हूं टाइम स्टैम्प के साथ, उस रील को आपको सुनाता हूं। उसमें क्लियर बोला गया है, ये जो वॉर है इजराइल ईरान अमेरिका का, ये अप्रैल में होगा और रुकेगा, फिर होगा, फिर रुकेगा। और मई में फर्स्ट वीक में इसमें अमेरिका या तो पीछे हटेगा या पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करेगा। फिर मई के एंड में बात चलेगी कि यह पूर्ण विराम नहीं लग सकता, मगर स्थायी तौर पे ये कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुक जाएगा फिर से युद्ध। अब आप ध्यान देखिए, आज हम मई में ही बैठे हुए हैं, अभी की स्थिति है जो मैंने अप्रैल में बोला वो हुए बिल्कुल। मगर मैं भी चाहता था, सीना ठोक के बोल सकता था पूरी दुनिया के आगे ये होगा वो होगा वो होगा, मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा यार, ना तो मैं इंटेलिजेंस से हूं, ना तो मैं कोई इंटरनेशनल उसके डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल लेवल पे काम करता हूं, है ना? इतने बड़े लोग बैठे हैं चिंतन करने के लिए, मेरे बोलने से क्या होता है, उनको करने दो काम। दूसरी बात, अगर मैंने ये डाल भी दी, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डर नहीं जाए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले कि तू कौन है भाई ये रुकवाने वाला? ये भी बहुत सारे लोग आएंगे, तू कौन है, हमारी नाक कट रही है, हमारे देश की नाक कट रही है, तू कौन है रुकवाने वाला? तो हर तरह की बात सोचनी पड़ती है। कमिंग ऑन टू द कैमरा टॉकिंग नॉनसेंस इज इजी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं वो ही डिलीवर करूंगा जो दुनिया के लिए ठीक है। मेरे पास 2026 के लिए बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, मगर मैं वो नहीं डाल सकता।
प्रेडिक्शन है लेकिन डाल नहीं सकते। डाल नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब आप बोलेंगे तो बता क्यों नहीं रहा, बात क्यों कर रहा है, क्यों बात कर रहा है? क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, आपने मुझसे पूछा आप कैसे प्रेडिक्शन करते हो। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, प्रेडिक्शन करते हैं मेरे से हायर डिमेंशन के लोग। एलियंस बोल लो आप उनको, हायर बींग्स बोल दो, प्लेडियंस बोल दो, ओरायंस बोल दो, जो मेरे से कनेक्ट करते हैं, जो मेरे को टेलीपैथिकली मैसेज, टेलीपैथी क्या है, मैंने बिना बोले आपके दिमाग में मैसेज दे दिया तो वो मेरे को मैसेज देते हैं। तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं कोई गणना नहीं करता, मैसेज वो देते हैं। तो मैं जिम्मेदारी के तौर पे ऐसी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत चीजें बताई हैं। मैं भी आज आके बड़े बड़े पॉडकास्ट में आके बड़े बड़े ऊंची ऊंची बातें कर सकता हूं कि एलियंस समुंदर में है, और तो बताऊं तुम्हें, वो हम लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किन चुन चुन के बंदों को उठा के हमें ऊपर लेके जाना है। यानी इलॉजिकल बातें तो जितनी मर्जी करवा लो। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये बात सच भी है, क्या आपको ये बोलना चाहिए? नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूं जो दुनिया में हर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है, सर ये क्या ये सच है कि 2032 तक दुनिया की आबादी सिर्फ मात्र कुछ चंद करोड़ बचेगी, कई 100 करोड़ लोग मर जाएंगे? अगर मुझे इसका आंसर पता है और मान लो इसका आंसर पॉजिटिव है, तो क्या मुझे वो रील बनानी चाहिए? कितने छोटे बच्चे क्या क्या आजकल मोबाइल है उनके हाथ में, क्या क्या रील्स देखते हैं, किस तरह के वीडियोस देखते हैं, कितना डर खौफ। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मानसिक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घबराहट में जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम आम तौर भी एक इंसान, अगर मैं इस यार मुझे तो पता है कि 6-7 साल बाद सब दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, मैं तो आज से जीना छोड़ दूंगा इस डिप्रेशन में। क्यों बात करनी है ये सब? इसका जवाब क्यों नहीं देता कोई? और ये लोग बैठ कैसे जाते हैं ऐसी जगहों पे? और अगर इनके पास आंसर नहीं है ना, तो इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। कंट्रोवर्शियल हो गया, सॉरी टू से दैट, मगर मैं तो जनता से बोलता हूं, आपको डर चाहिए या आपको समझदारी चाहिए? बिल्कुल आपके पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। आप बताइए ना रवि जी, आज मैं आपको बोलूं कि घर से या भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी जाना, आपको आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक माइंड में तो डिप्रेशन आ जाएगा। आप यहां से बाहर निकलते हुए सोचोगे यार मुझे कदम फूक फूक के चलना है, कुछ तो कांड होने वाला है। क्यों दे रहे हो भाई? वो तो अगर नहीं भी होना तो भी डर की वजह से हो जाएगा। अब एक और बात सुनो इसी बात पे, मजेदार बात, मेरी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। किसी ने बोला बड़े खुश होके चौड़े में आके, मैंने पूरे जनता को बता दिया कि प्लेन में उड़ने से मौत हो जाएगी, प्लेन क्रैश होगा, तुम सब के सब लोगों ने टिकट कैंसिल करा दी। और आपने देखा होगा फरवरी के महीने में कितना हाहाकार मचा था, सब लोगों ने टिकट कैंसिल कर दी। अरे मेरे गुरु, कौन सी टिकट कैंसिल हुई? लोग लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि टिकट मुझे दे, फ्लाइट क्यों कैंसिल कर रहा है? फ्लाइट इंसान नहीं कैंसिल कर रहे थे, एयरलाइन कैंसिल कर रही थी। किस वजह से कैंसिल कर रही थी? क्योंकि उनके टेक्निकल फॉल्ट आया था सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आया था, जिस कारण इंडिगो एयरलाइन का सीईओ बर्खास्त हो गया। इसका श्रेय जाता है कुछ ऐसे लोगों को जो ये बोलते हैं कि हमने डर फैलाया, लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करा ली है, अब वो फ्लाइट में नहीं उड़ रहे। सोच के देखो भाई, एक सिंपल सी बात है जो मैं आम जनता को बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मौत अगर किसी की लिखी है तो वो आएगी, तुम्हारे लिए वो बहाना ढूंढेगी, वो प्लेन नहीं ढूंढेगी, वो ट्रेन नहीं ढूंढेगी, वो कार नहीं ढूंढेगी, बैठे बैठे इंसान भी खत्म हो जाता है, वो किसी भी बहाने से आएगी और तुम्हें लेके जाएगी। अगर तुम्हारा मरना तय लिखा है उस क्षण, तो वो आएगा ही, वो तुम टाल नहीं सकते। तो ऐसी बातें अगर कोई करता है तो तुम झेल कैसे लेते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। आप बताइए रवि जी, मैं क्या बोलूं इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। लोग कंट्रोवर्सी भी ऐसी चीजों पे करते हैं, वो अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में जो सही होता है उसको भी गलत दिखाने की कोशिश करते हैं आज की डेट में। बिल्कुल सही। आप सोचिए ना, अब ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, तुमने इधर भी मुंह की खाई, तुमने वर्ल्ड कप में भी मुंह की खाई, तुमने तो ये भी कहा था बैंकों का पैसा डूब जाएगा, सब निकाल लो। और मैं किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन सब लॉबी को बोल रहा हूं जो ये सब बातें करती है, उन सब के बारे में बात कर रहा हूं। बैंकों से ना तो पैसा हमारा डूबा, ना तो बैंक ने जब्त कर लिया, पैसे निकालने नहीं देगा, बैंकों से पैसा निकाल लो। अरे भैया एक बात बताओ, मेरी बात मतलब वैसे तो ये आई हैव ऑलरेडी स्पोकन दिस इन अदर पॉडकास्ट, तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं एक लॉजिक के तौर पे आपको जरूर बताता हूं, आपकी जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताओ, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, वैसे एक आम जनता के पास 10 लाख होना भी बहुत बड़ी बात है बैंक में, है ना? एक आम जनता, मैं 1% की बात नहीं कर रहा जिन पे अरबों खरबों है, एक आम जनता की बात कर रहा हूं, उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात है, इंडिया में आज भी बहुत बड़ी बात है। तुमने डर के मारे हो 10 लाख रुपए कैश अपने पास रख लिया। अरे तो मुझे ये बताओ, आजकल के जमाने में कैश कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है?
मोदी जी ने तो सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया। सब जगह UPI आज तुम गाड़ी लेने जाओ 2 लाख से ऊपर कैश नहीं दे सकते। तुम आज प्रॉपर्टी लेने जाओ उधर तुम कैश नहीं दे सकते। तो क्या तुम करोगे क्या उसका? मुझे ये समझ नहीं आता। और सुनो, वही चीज जो आज बैंक में है, जिसको हम सीना ठोक के ले सकते हैं बैंक से, ये बोल के कि भैया मेरा बैंक पे पैसा जमा है, तू मेरे को ब्याज दे। मैं घर पे ले आया, मान लो भूकंप आ गया, मान लो आग लगी घर में और पैसा जल गया, चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार है भाई इन चीजों के लिए? मुझे तो इन सब लोगों से प्रॉब्लम है जो डर फैला रहे हैं। और मान लो अगर ये हो भी रहा है, आपको एक जिम्मेदारी के तौर पे आपको मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी, मेरे को ये ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते तो किसी ब्यूरोक्रेट से बात करो, किसी हायर पॉलिटिशियन से बात करो, किसी पर्सन से बात करो। उनको उठाने दो मुद्दे यार, उनका काम है बहस करना। उनको तुम ये मुद्दा दे दो, लेट देम फाइट इन द पार्लियामेंट, लेट देम डिसाइड। वो डिसाइड करेंगे कि ये सही है कि तुम भैया जो पार्टी विपक्ष में है उसको भी तो मुद्दा चाहिए, उसको मुद्दा मिल गया, अच्छा जी तुम बैंक से पैसा नहीं निकालने दोगे, ऐसा क्यों? उनको करने दो ना। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? आप बताओ मुझे। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एक आम जनता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करो, प्लीज मेरे को फॉलो बिल्कुल मत करना भाई, प्लीज ये रिक्वेस्ट है। जितने भी मुझे देख रहे हो इस पॉडकास्ट के तौर पे, मुझे फॉलो मत करना, मगर मेरी रील देख लेना, और अगर आपको सही लगे तो फॉलो करना। और फॉलो करना क्यों? फॉलो करने से क्या मिलता है? अगर आपको कुछ लेना है, कंसल्टेशन लेनी है, आपको लगे इस बंदे ने इतनी प्रेडिक्शंस करी, इसकी 100% एक्यूरेसी है, तो कोई तो बात होगी ना। मैं तो नहीं जा रहा कि इस पॉडकास्ट में उल्टा बोल दिया, वो फेल हो गया, आज मैं मुंह क्या दिखाऊं दुनिया को। मेरे साथ तो नहीं हो रहा ना। सही बात है। और ये इसलिए भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि भैया मैं सीना नहीं ठोक रहा, मैंने सीधा बोला ये आंसर मेरे नहीं है, ये आंसर ऊपर उनके। अब आंसर वो गलत दे रहे हैं, या हो सकता है आप इस तरह से भी समझो, हो सकता है वो जनता को बताना ही ना चाहते हो दुनिया में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सोच के देखिए, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी बातें चल रही हैं आजकल के जमाने में। बिल्कुल सही संदीप जी आपने बताया। जनता को अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि कोई क्या बता रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए। आपने बिल्कुल एक्यूरेट सही बातें बताई। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ सर, मैंने एक आपकी रील देखी थी जो काफी वायरल थी कि डेथ के बाद आखिर होता क्या है, उसको डिकोड कीजिए एक बार दोबारा। बहुत अच्छी रील है वो, और बहुत मेरे को याद भी नहीं था, आपने याद दिला दिया। यस, मैंने है ना डिकोड किया था। ये हर एक इंसान के अंदर एक थॉट है यार, एक्चुअली मरने के बाद होता क्या है ना। और ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसपे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये आंसर्स ऊपर से आते हैं, तो उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही इंसान मरता है, हर एक, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक ही एक्सपीरियंस होता है। सबको एक सफेद रोशनी आती है तेजी से, वो उस रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, कैच यहां पे ये है जो मैंने उसमें डिकोड किया, वो ये था, अगर उस वक्त आप क्या करते हो, जब वो रोशनी होती है तो आप उस रोशनी की तरफ खिंचे चले जाते हो और आगे बढ़ जाते हो। मगर इंसान के पास ये चॉइस दी है भगवान ने, अगर वो चाहे, अगर पीछे मुड़ के देखे और वो चाहे कि मुझे वापस अपने शरीर में जाना है, तो जा सकता है। रवि जी, जा सकता है। यही मौत और उसका फर्क है। जब इंसान मरता भी है ना, उसके पास चॉइस है, क्या वो इस रोशनी में आगे बढ़ जाए या इस शरीर में वापस घुस जाए। मगर 99.999% लोग आगे बढ़ते। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एक्सपीरियंस होता है ना, आपको कोई दर्द होता है ना, आपको कोई बोझ महसूस होता है, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बहुत हल्का महसूस कर रहे होते हो, आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है ना, और वो एक नई चीज आपको देख के ना अट्रैक्शन होती है, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। मगर अगर लोग उस वक्त मुड़ के देखें और बोले कि नहीं, आई वांट टू गो बैक, वो इंटेंशन अपने दिमाग में रखें, दे कैन कम बैक, और ये डिकोड हो चुका है। अब इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव हुआ है? माइकल न्यूटन्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, जो काम करते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स। मतलब आदमी के इस जीने के बाद, मरने के बाद फिर आगे कुछ रास्ता है, उस दौरान फिर दूसरा जन्म लेता है, उस बीच में क्या होता है, उसके ऊपर माइकल न्यूटन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो यूएस यूके के अंदर काम करता है, जो इसके फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि मरने के बाद
आपके पास चॉइस है टू रिटर्न बैक टू योर बॉडी, और चाहे आप आगे बढ़ जाएं। मगर लोगों को खुशी इतनी अच्छी होती है, स्ट्रेस खत्म हो चुका था, कोई तड़प के मरा होता है, कोई जल के मरा होता है, कोई एक्सीडेंट में मरा होता है, कोई हार्ट अटैक से मरा होता है, किसी पे कर्जा होता है, किसी पे कुछ वो होता है, कुछ होता है। ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी जो जो निकलने के बाद एहसास होता है उनको मरने के बाद, वो इतना अच्छा लगता है कि वो सोचते ही नहीं, कहते हैं भैया आगे बढ़ो, ये रोशनी बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। यही खेल है, ये वो टॉफी है जो भगवान दिखाता है, बेटा तू आगे बढ़, तो वो टॉफी लेने के चक्कर में वो आत्मा आगे बढ़ती है। तो मतलब अगर इंसान चाहे तो वापिस जिंदा हो सकता है, लेकिन उसकी वो इच्छा ही खत्म हो जाती है। आप इसको इस तरह से भी समझिए रवि जी, बहुत सारे केसेस है पूरी दुनिया में जहां पे बात हुई है नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं उसको, मगर वो नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है। आदमी ने एक्चुअली मरा, शरीर छोड़ा, और 5 मिनट बाद वो वापस जिंदा हो गया। मगर डॉक्टर तब तक ये डिक्लेयर करने में लगे थे, भाई हम कोशिश कर रहे हैं इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, क्या हुआ इसको डिक्लेयर करें, तब तक वो एकदम से वापस आ गया और वो अपनी आप बीती बता रहा है। तो ये होता है, बिल्कुल, काफी ऐसे किस्से आते हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ ये होता है। तो साथ ही सर आपकी एक वायरल रील थी जिसमें आपने बताया था कि विभीषण जिंदा है। जी, अभी भी जिंदा है? हाँ, इमॉर्टल है वो, जैसे अश्वत्थामा है वैसे ही विभीषण है। तो कहाँ पे? ये देखिए, ये जो मेरी रील है ये भी मिलियंस में गई है, और जो मैंने इसको डिकोड किया, तो सबसे पहले मैं ना विभीषण पे आया, क्या विभीषण जिंदा है, तो उन्होंने बोला हाँ जी जिंदा है। क्या विभीषण भारत में है? विभीषण इस वक्त भारत में ही है, भारत में ही है। तो मैंने पूछा भारत में कहाँ है, तो बात हुई ज्ञानगंज। अब आप बात करेंगे ज्ञानगंज भारत में है, क्योंकि हर कोई खोज रहा है ज्ञानगंज को, है ना। ज्ञानगंज क्या है? एक ऐसा जगह है जहां पे सारे ऋषि मुनि जाते हैं, जहां पे कई लाख करोड़ साल से भी जिंदा है वो ज्ञानगंज, जिसको हम शंभाला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो भारत में ही है, वो इस वक्त शंभाला में है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अगर वो शंभाला में है तो क्या वो किसी भी शहर में कभी भी प्रकट हो जाते हैं? तो उन्होंने डिकोड किया यस। उसमें यह भी पता लगा, मैंने पूछा फिर ये बताइए लंका कहाँ है, क्योंकि सबको सोना चाहिए, और सोने की लंका थी। तो उन्होंने बोला जो आज का श्रीलंका है वो लंका नहीं है, लंका तो किसी और पोर्टल में है। अब आप पोर्टल को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पोर्टल क्या होता है? आयाम, जिसके थ्रू हम इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड के कोने में पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस तरह से समझे, हम है ना पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। आप और मैं ये पॉडकास्ट दे रहे हैं एक और धरती पे, और आप और मैं ऐसे ही पॉडकास्ट दे रहे हैं एक और धरती पे। आप और मैं अभी पॉडकास्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एक और धरती में आप और मैं पॉडकास्ट करके निकल भी चुके हैं, एक और धरती में तो अभी हम सुबह के टाइम पे ही पहुंचे हैं। समझ रहे हो? मतलब आपके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे मेरी लाइफ है, हाँ, किसी पोर्टल में आपके अकॉर्डिंग आगे चल रही है, किसी पोर्टल में पीछे चल रही है। करेक्ट, ठीक है ना। तो वो लंका जो हम आज इस धरती पे ढूंढ रहे हैं, इस डिमेंशन में ढूंढ रहे हैं, वो यहां नहीं है, वो दूसरी जगह पे है। तो जिसको लिखा गया है वो इस जगह पे मौजूद नहीं है, वो उसकी छाया इस धरती पे है, मगर वो है कहीं और। अब आप ये पैरेलल यूनिवर्स की बात हुई है, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि मैं हायर डिमेंशंस और इन सब से बहुत कनेक्टेड हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको थोड़े अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। बिल्कुल, लाइव हो जाए तो बात है ना। लगे। आपको ये पता है आप सपने देखते हैं? बिल्कुल। जब आप सपने देखते हैं तो आप देखते हैं, आप रंग भी देखते हैं, आप जगह भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली तो आपको पता है ना आपके अंदर वो शक्ति छुपी है, तो आपकी थर्ड आई खोलने की जरूरत नहीं है मुझे। जो आजकल ढोंग चल रहा है, मैं तेरी थर्ड आई खोलूं तुझे पूरा ज्ञान भंडार संसार का मिलेगा। अरे बच्चा पैदा होते ही इनबिल्ट है ये ह्यूमन डीएनए में कि हम देख सकते हैं, मगर जब हमें बोला जाए तो ध्यान लगाओ, तो ध्यान कहाँ लगाते हैं? तो हम मन लगाते हैं, इधर दौड़ाऊं उधर दौड़ाऊं, ठीक है ना। इस वजह से नहीं हो पाता। अब मैं आपको बताता हूं अपने किस्से। बचपन से कुछ जगह हैं जिनको मैं कई बार देख चुका हूं, कई बार देख चुके हैं, और उनमें घूम भी चुका हूं, मगर वो इस डिमेंशन के, इस धरती से रिश्ते भी सेम है। जैसे मतलब रवि संदीप, वहां पे भी रवि संदीप है, मगर पॉडकास्ट का थोड़ा हो सकता है फोटो इधर उधर हो, कलर चेंज हो, जरूरी नहीं है वो इस सिटी में हो, किसी और सिटी में हो, है ना। तो मैंने अपने गांव को देखा है। मैं मसूरी की बात करूंगा कि हम बचपन में देहरादून से मसूरी देखते थे, तो आपको पता है देहरादून से मसूरी पहाड़ सामने दिखता है। अब मैं जब उस गया हूं पैरेलल यूनिवर्स के अंदर, मसूरी का जो रास्ता है देहरादून से मसूरी जाने का, और राइट साइड से है, राइट साइड से इन द सेंस एक ही रास्ता है राजपुर रोड से होते हुए ऐसे, मगर उस डिमेंशन में वो लेफ्ट साइड से, पहाड़ साइड से मसूरी पहुंच रहे हैं। मैं पूरा मसूरी देख रहा हूं, वो रास्ते देख रहा हूं, एक एक प्रॉपर चीज, ठीक है। मेरे दिमाग में भी वही कंसेप्ट है
सब कुछ, कि मैं ऐसे देहरादून से मसूरी देख रहा हूँ, मुझे अच्छा तरह से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मगर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है? सिमिलरली मैं अपने गांव जाता हूं, मेरे गांव में जो मेन रोड आती है, ठीक है, वो गांव से अप्रॉक्स 500 मीटर ऊपर है पहाड़ पे, और उसलिए गांव वालों ने कनेक्टिंग रोड एक गांव के लिए बना रखी है। उस डिमेंशन में वो कनेक्टिंग रोड 2 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, 500 मीटर वाली 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऊपर है। पहाड़ वैसे है, थोड़े से चेंज है, घर थोड़े से लेआउट चेंज है, रिश्ते वही है, शक्लें वही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इंसान वही होते हैं, पेंटिंग्स चेंज हो जाती है, घर चेंज हो जाते हैं। तो आप है ना मल्टीपल यूनिवर्स, जो पैरेलल यूनिवर्स की बातें करते हो ना, मैं पैरेलल यूनिवर्स एक्सप्लोर कर चुका हूं, तो मैंने ये देखा है, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंसेस ली हैं, फील किया है, फिर वहां पे जाके भी ये थॉट किया है कि मैं जहां पे हूं वहां से ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, 10-20% अलग है, मगर है। तो वो पैरेलल यूनिवर्स की बात है। अब ये पैरेलल यूनिवर्स की बात मैं इसलिए बता रहा हूं रवि जी आपको, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, मैं बोलूं रवि जी आप यहां बैठे हैं, यहां पे भी रवि बैठा हो और रवि रवि से बात करे, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं। ये मेरे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है? हाँ, ये किस्सा है 2016 मुंबई का। हम गए थे गुजराती शादी अटेंड करने के लिए, और रात को अप्रॉक्स 1-1:30 बजे करीब मैं आके अपने रूम में लेटा। ना मैं नशे में था, ना मैंने कुछ कर रखा था, एक नॉर्मल आदमी रात शादी अटेंड कर रहा है, थक गया था, मैं सो रहा, मुश्किल से 1-2 मिनट ही हुए थे, और क्योंकि उस वक्त नींद भी नहीं होती, इंसान करवट ही बदल होता है, क्योंकि नई जगह नींद आएगी कैसे आएगी। मेरे सामने मैं खड़ा था, मैं लेटा था, वो खड़ा था, वो मुझे बोलता है तू कौन? अच्छा, वो आपको बोलता तू कौन? और मैंने उसको बोला तू कौन? अच्छा, हम इतने बड़े हो गए, यहाँ पे भी मैंने वैसे ये एक दूसरे पॉडकास्ट में बात करी है, बट क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स की टॉपिक छिड़ गया, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है। तो मैंने उसको बोला तू कौन? तो ये भी एक्सपीरियंस होते हैं। वो मुश्किल से 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी, तब पीछे से कोई जोर से चिल्लाया दूसरे कमरे से कि जब उसने सीखा मैं किससे बहस कर रहा हूं, उसके बाद वो एकदम से गायब हो गया। तो ये पैरेलल यूनिवर्स होता है। तो उस टाइम आप जाग रहे थे? मैं जाग रहा था, सोया ही नहीं था, अभी तो लेटा ही था कि भैया अब मैं लेटूं कैसे, ये बिस्तर सही है कि नहीं, वो सामने खड़ा था मेरे। और इसका लॉजिक ये है, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, तो इंटरस्टेलर मूवी में वो जो बंदा स्पेस में ऊपर जाता है, वो एक बंदे से अपनी खिड़की में दूसरे से हाथ मिलाता है। तो मूवी जब एंड हो रही थी तो उसमें लॉजिक ये दिखाया गया था, जिससे तूने हाथ मिलाया था वो तू ही था, मगर वो किसी और पैरेलल यूनिवर्स से वो तेरे से आगे निकला हुआ था, तुम दोनों की आपस में एक ही ट्रेजेक्टरी में आ गए। जैसे सारे ग्रह अलग अलग घूमते हैं ना सूरज की तरफ, चारों तरफ, मगर एक समय ऐसा आता है कई हजार साल या कभी कभी ऐसे टाइम में जब सारे के सारे प्लेनेट एक लाइन में सीध में आ जाते हैं, तो वो ट्रेजेक्टरी थी। तो सिमिलरली जो मेरे उस वक्त हुई थी 2016 में मुंबई में, वो भी वही था। तो ऐसे होते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो एक और रील थी आपकी काफी वायरल है, कल की अवतार की जी, उसके बारे में अगर डिटेल में पूछूं मैं तो क्या बताएंगे आप? सर मैं एक बात बताऊं, इंडिया में है ना हर एक बंदा एक ही सवाल लेके बैठा है, मुझे सोने का प्रेडिक्शन दे दो, सोना चांदी ऊपर बढ़ेगा घटेगा, मुझे कल की अवतार के बता दो, मुझे 2032 तक धरती खत्म होगी कि नहीं होगी। बट कल की अवतार का सवाल है तो मैं तो आपको जवाब दूंगा, क्योंकि सबको नहीं दे सकता मैं। मेरी रील ऑलरेडी बनी हुई है। पहली बात, जितने भी सो कॉल्ड महानुभाव बोल रहे हैं कि कल की अवतार पैदा हो चुका है, नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा, मेरे को आंसर ऊपर के डिमेंशंस के लोग देते हैं, मैं खुद नहीं देता। कल की अवतार नहीं हुआ है। क्या वो अगले 50 साल में होगा? नहीं होगा। क्या अगले 100 साल में होगा? नहीं होगा। क्या वो अगले 500 साल के बाद होगा? 500 साल के बाद इसलिए बोला मैंने क्योंकि भैया मैं 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल कब तक चलाता था ये रील। तो जब तक मैंने डिकोड किया, मैंने बोला 500 साल बाद ही होगा ना, तो ये था कि अभी तक तो नहीं हो रहा, अगले 500 साल तक तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये उन सब लोगों के लिए स्पष्ट जवाब है कि कल की पैदा नहीं हुआ भैया। अभी जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो कम से कम नहीं देखने वाले। लॉजिक है। आईटी बाबा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही कल की अवतार हूं। भैया उनको तो हाथ जोड़ के नतमस्तक, ठीक है, वो कुछ नहीं है, कल की अवतार नहीं है। और तुम जो ये सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे आने वाली पुश्तें भी निकल जाएंगी, अगले 500 साल तक कल की अवतार पैदा नहीं हो रहे। ये आर्काइव है, ये यूट्यूब चैनल है, ये जिंदा रहेगा, ये आगे भी रहेगा, क्योंकि अब ये डेटा है, डेटा मेंटेन रहता है। कल की अवतार नहीं है। 500 साल बाद भी अगर ये वीडियो कभी गलती से यूट्यूब देखा जाए या कभी
इंटरनेट एआई वर्ल्ड ने कभी कोई पूछे कल्कि के बारे में और रिफ्लेक्ट हो एआई वर्ल्ड के थ्रू कि रिसर्च में आ जाए, तो तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कल्कि अवतार अगले 500 साल, अभी तो 2026 चल रहा है, अगले 2026 का मतलब है 2526 तक तो कल्कि अवतार पैदा नहीं हो रहे। तो आपने बताया कल्कि अवतार तो नहीं है इस दुनिया में अभी, और 500 साल तक शायद होंगे भी नहीं, ठीक है, तो क्या एलियंस हैं? जी बिल्कुल, एलियंस हैं। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां एलियंस नहीं है, जहां आपकी दृष्टि खत्म होती है वहीं पर एलियंस है। वहीं पे एलियन। कॉम्प्लेक्स आंसर है, हाँ। है ना? सिंपल सी बात है। एलियन तुम्हें क्यों बोलेगा हेलो मैं एलियन हूं, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, बट एलियंस ने पूरी धरती पर भी है, हम लोगों के बीच में भी मौजूद हैं, आमतौर एक आम आदमी बन के भी जी रहे हैं, मगर वो एलियंस हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखिए, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं और सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। हम दिल्ली एनसीआर से हैं, जगह नहीं बताना चाहूंगा। अभी 3 महीने पहले फरवरी में मैं अपने घर से गाड़ी लेके निकला, सुबह के 11:30 बज रहे थे। मैंने देखा मेरे घर के बाहर ही एक ऑब्जेक्ट, ये मान के चलो 5 मंजिल या 6 मंजिल की ऊंचाई जितनी होती है उतनी ऊंचाई पे एक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, काले रंग का था वो, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या था। मैं गाड़ी रोकी, मैंने उसको देखा, फिर मैंने सोचा क्या ये काली पन्नी है जो हवा में उड़ रही है, क्या ये गुब्बारा है जो हवा में उड़ रहा है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, अगर पन्नी है तो कैसे उड़ती है हवा में, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मानते हैं। गुब्बारा है या तो वो उड़ता ही उड़ता 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 ऐसे जाता है। कभी आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाते हुए देखा, सीधा 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 बिल्कुल एक ही स्पीड, एक ही उस पे? मैंने देखा वो मेरे को उसकी ट्रेजेक्टरी, उसकी स्पीड ऐसे कांस्टेंट ऐसे जा रही है बिल्कुल, और उसको परवाह नहीं है कि दुनिया उसको देख रही है। 11:30 बजे नोएडा में, सोचिए आप, और वो ऐसे जाए जा रहा है, ऐसे जाए जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जहां तक मैं उसकी गाड़ी करता, मगर उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में रोड नहीं थी, तो मैं ऐसे दिख रहा, अब तो ये तो इधर को चला गया, मैं इसके पीछे कैसे जाऊं, ये तो बिल्डिंग्स के उस तरफ निकल गया, मैं कहां, जब तक मैं गोल घूम के जाऊंगा तब तक तो कहां निकल जाएगा। मैं मोबाइल ढूंढ ही रहा था, मगर वो इतने हैरान हो गया ना, मैं ये नहीं सोच पाया कि मैं इसका करूं क्या। और अपनी भगवान की बात दिल पे रख के बोलता हूं, अपने काम के दिल पे हाथ दिल पे रख के बोलता हूं, ये बात झूठ नहीं है। मैं भी बड़े सीने पे आके बोलता था मैंने एलियंस देखा, नोएडा में एलियंस दिखे, मैं बोल सकता था, पर जिम्मेदारी बनती है, कोई सेंस नहीं है। हाँ, मैं ही नहीं हूं, ऐसे बहुतों ने देखा होगा जो ऑब्जर्व भी किया होगा, मगर हर कोई आके ढिंडोरा नहीं पीट रहा था। तो हाँ, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एलियंस हैं, आमतौर पे धरती पे ही हैं, समुद्र के अंदर हैं, और तो और बताऊं आपको, एलियंस मून के बैक साइड में भी हैं। मून के बैक साइड में एलियन? यस। आपको ये पता है ना कि चांद का सिर्फ आप एक ही चेहरा देखते हो, दुनिया के हर एक कोने से चांद की सिर्फ एक ही साइड देखते हो, एक ही साइड, कभी भी आप दूसरी साइड नहीं देख सकते। तो दूसरी साइड पे एलियंस है। अब एलियंस ऐसे नहीं है कि हमारी तरह हाईफाई बिल्डिंगे बना रहे हैं, वहां पे लाइटें चमक रही हैं, डिस्को डांस हो रहा है, पार्टी चल रही है उनकी, ठीक है ना, वो हिडन वर्ल्ड है। तो जो इंसान चांद पे पहुंचे हैं, हाँ, उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? चांद पे पहुंचे इंसान? अच्छा, कब पहुंचे? कौन बोलता है चांद पे पहुंचे? बहुत सारे वो है कि चांद पे 2030 में तो इंडिया भेज रहा है कि पहला ऐसा प्लेन जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, रॉकेट, जिसमें इंसान जाएगा। इंडिया ने पहली कोशिश करी, वो फेल हो गई, कितने सालों से। इंडिया ने सेकंड अटेम्प्ट में तो लैंड कराया है, मानते हैं। बिल्कुल। अमेरिका कह रहा है कि 1969 में हमने चांद पे अपना कदम रखा, बस एक ही बार रखा, हमने अपना झंडा गाड़ा, उसके बाद हमें आना नहीं था चांद पे, हम नहीं आए। मान लिया भैया, तुम खुदा हो, तुम भगवान हो। लोग तो कह रहे हैं चांद पे प्लाट काट दें। वही तो, सुन तो लो। तो वहां पे रशिया क्यों नहीं गया भाई? अरे रशिया छोड़ो तुम यार, रशिया तो फिर भी सीधा मानूंगा, चाइना तो पूरी दुनिया का काम लूट के बैठा है, लूट के इन द सेंस वो दुनिया के हर एक पार्ट बनाता है। अगर अमेरिका चाइना चांद पे पहुंच सकता है तो चाइना क्यों नहीं गया? आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सब एक एजेंडा है। उस वक्त एक वॉर चल रहा था, एक आगे दिखाने की वॉर कि हम तुमसे आगे हैं। तो उन्होंने शूटिंग करी धरती में, किसी डेजर्ट में जाके ऐसे एक्टिंग करते हुए, वाह। अब आप इसका कैसे विश्लेषण करें? जब अमेरिका का प्लेन अपोलो चांद की सतह पे उतरा,
वो ड्राइव कर रहा है, वो उछल रहा है, वो हवा में उड़ रही है उसकी मिट्टी बड़े स्टाइल से, जिस तरीके से हमारा, मैं दूसरे देशों की बात ही नहीं करता। जब हमारा चंद्रयान धरती पे उतरा चांद की, कितने धीरे 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 चल, कितनी धीरे था, धीरे धीरे धीरे। अगर अमेरिका की वीडियो मैं बोलूंगा, ये बैकग्राउंड पे अमेरिका की वीडियो चलाना चांद वाली, वो तो ऐसा चला रहा है जैसे कोई F1 रहा है ड्राइवर हो। आप सोच के हैरान हो जाओगे, और मिट्टी ऐसे उड़ रही है जो चांद पे, कोई मजाक है क्या ये? कभी सोचा है आपने? और मैं कह रहा हूं क्यों नहीं गए भैया तुम उसके बाद? या तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने माना है कि वहां एलियंस है, और धरती मानव सभ्यता डरती है, मानो ये बात कि वहां एलियंस है, या तो सीधा बोल दो कि एलियंस कभी अमेरिका चांद पे नहीं गया। एक्सेप्ट करो ये बात। चाइना भी नहीं भेज पा रही, चाइना भी तो अभी भेजेगी। हर कोई जो बोलता है ना हम चांद पे गए, चांद के भैया चारों तरफ चक्कर काट के वापस आते हैं, ऑर्बिट पे रहते हैं, ये होता है खेल। दूसरा, अब वो लैंड कराना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मगर अगर वो अमेरिका ने ये काम किया है, मुझे बस इसका आंसर चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए, तुम दोबारा क्यों नहीं गए? तुम स्पेस स्टेशन बना सकते हो, तो चांद पे क्यों नहीं स्टेशन बना सकते? और चलो वहां पे तुमने डर के मारे नहीं बनाया, इसका मतलब वहां पे एलियंस है, और अगर एलियंस है तो ये एक्सेप्ट करो। गलत बोल रहा हूं क्या रवि जी मैं? नहीं बिल्कुल सही है। तो अब सोच के देखिएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आदमी चांद पे उतर रहा है और उसको कोई वीडियो बना रहा है। जो वीडियो बना रहा है वो आदमी तो पहले उतरा है ना। तो पहले कौन पहुंचा, इसमें भी बहस हो सकती है। देखिए, हो सकता है आम जनता इस बात पे बेवकूफ बोले, मुझे कुछ भी बोले, आपको नहीं पता। जैसे हमारी टेक्स्ट हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, आधी से ज्यादा बातें उसमें झूठ होती हैं, हमारी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है। 1969 में उस वक्त एक वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, रशिया और अमेरिका का, कि कौन आगे निकलेगा। उन्होंने अगर ये फेक वीडियो बना दिया, सिंपल सी बात है, तो वो क्यों नहीं गए उसके बाद? और वो तो छोड़ो, फिर रशिया क्यों नहीं गया, और फिर तो छोड़ो चाइना क्यों नहीं गया? क्योंकि इन तीन देश के चौथा नंबर पर तो इंडिया ही है। जब इंडिया पहुंच रहा है, चाइना नहीं लैंड करा पाया है इंसान, रशिया नहीं करा पाया है, तो अमेरिका सीना एक बार ठोक के बोलता है कि हम अब नहीं जाएंगे, क्यों? तो ये सोचने की बात है, प्लीज गलत मत सोचिएगा इस बात को। तो इतनी ज्यादा प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, तो आपने एक और प्रेडिक्शन की थी रियल एस्टेट के बारे में। जी जी, बहुत थैंक यू रवि जी, आपने ये सवाल किया। ये तो हाल फिलहाल बात है जी। देखिए रवि जी, मैं कोई नहीं हूं, ना मैं कोई विशेषज्ञ हूं, ना मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूं, ना मैं कोई इतिहासकार हूं, ना मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूं जो इन सब के बारे में बात करे। हाँ, मुझे आंसर ऊपर से आते हैं। हाँ, अक्टूबर 2025 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था कि रियल एस्टेट पीक करेगा अपना 2026 में, उसके बाद ये डाउनफॉल होगा। और अगर आप इसको आज के हिसाब से देखें, तो देखिए जनवरी फरवरी में तो सोना चांदी भी आसमान छू गया था, उसके बाद धड़ाम गिरा। मानते हैं? बिल्कुल। वो धड़ाम क्यों गिरा सर? पहले तो इसके बारे में सोचना चाहिए। सेकेंडली, जब वो गिरा, उसके बाद मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आ गया, मिडिल ईस्ट पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा, पता चला बेर पे ही बैन लगा दें, मगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वीडियोस नहीं बना सकते, आप बाहर लीक आउट नहीं कर सकते हमारे देश में क्या हो रहा है। करेक्ट। दुबई एक ऐसी जगह थी जिसमें हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था, अभी वहां जाने में भी कतरा रहा है इंसान, है ना। बल्कि मैं तो कहूंगा खुल के इन्वेस्ट करो, बढ़िया है। हर ये भैया देखो, अगर आज कष्ट हैं तो कल खुशी के दिन भी आएंगे। बहुत खुशी के दिन थे उनके, फिर थोड़ा दुख के दिन आ गए, तो ये बादल छट जाएंगे, अब खुशी भी आएगी, मगर क्रैश तो हुआ। सबसे शॉकिंग बात यह है सर कि चाइना का रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हो चुका है। चाइना की मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी सर, चाइना है ना पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो चाइना में अगर पैसा लग रहा है तो पैसा चाइना का नहीं है, बाहर वालों का भी है। अगर वो डूबा तो उन बाहर वालों पे भी इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? इसको एक और तरीके से समझाता हूं सर, अगर सोना मतलब ये इसलिए बताना चाहता हूं आपको, किसी ने मुझसे बोला अरे वो तो चाइना में गिरा, दुबई में गिरा, इंडिया में थोड़ी फूट रहा है। नहीं, बात बताओ मूर्खों, ये बताओ मुझे, अगर तेल का प्राइस अमेरिका में हाई हो रहा है तो वो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में सर आएगा। अगर वहां प्राइस गिरता है तो पूरी दुनिया में गिरता है, और अमेरिका ही नहीं, विदेशों में अगर होता है सोना चांदी, अगर विदेशों में बढ़ता है तो इंडिया में भी बढ़ता है, विदेशों में घटता है तो इंडिया में बढ़ता है। अगर रियल एस्टेट पूरी दुनिया में गिर रहा है तो इंडिया का बच जाएगा,
कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हुए। फैक्ट तो पूरा है। मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आता उन मूर्खों का। अरे वो तो चाइना में हुआ, दुबई में हुआ, इंडिया का कुछ नहीं होने वाला। कैसे भाई? जब पेट्रोल में हो जाता है, सोना चांदी में हो जाता है, रियल एस्टेट में क्यों नहीं? और ये भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों ये बात समझने की, चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स का है। अगर चाइना का रियल एस्टेट डूबता है तो फॉरेनर्स का डूबेगा, फॉरेनर्स का डूबेगा तो वो रियल उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हम पे आएगा। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता है कि चाइना ने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? अगर चाइना इकोनॉमी क्रैश होती है तो मैं तो कह रहा हूं दुनिया की इकोनॉमी है ना हाकार मच जाएगा। हाँ कल मच जाएगा, हर एक कंट्री के अंदर चाइना का बिजनेस है। सोच को दो। और चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट बबल बस्ट हो गया। और ये जो मैंने वीडियो दिखाई है यही है क्योंकि उसमें न्यूज में आ गया है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो 100% है ना सर, मैं तो झूठ नहीं बोला। 2000 अक्टूबर 2025 में अगर मैंने ये बात बोल दी तो बोली ना सर, उसके बाद मैंने ढिंडोरा तो नहीं पीटा इस चीज का। तो मेरे कहने का मतलब है आंसर आते हैं मेरे, मगर वो मेरे नहीं होते, वो आंसर होते हैं ऊपर के। और वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि आई कनेक्ट विद हायर बींग्स। अरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। नारायण नारायण नारद मुनि। क्या वो सोचते हो आप नारद मुनि कौन है? नारद मुनि है गैलेक्टिक फेडरेशन के हेड, जो गैलेक्सीज को गवर्न करते हैं, बचाते हैं। समझ रहे हो? जैसे हमारी एंड्रोमीडिया गैलेक्सी है, उस मिल्की वे गैलेक्सी है, तो जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस मिल्की वे गैलेक्सी को प्रोटेक्शन के लिए नारद मुनि सारी गैलेक्सीज को गवर्न करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी अगर गैलेक्सी को ओरायन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या सीरियन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या पेलिडियंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये सब एलियंस की प्रजाति है जो मौजूद है। ये सब एलियंस है जी। रेप्टिलियंस का तो नाम सुना होगा आपने, है ना? तो वो भी तो प्रजाति है जी। तो ऐसे गैलेक्टिक वर्ल्ड फेडरेशन होता है जो पूरा गवर्न करता है किस जाति को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, किस प्लेनेट को बचाना है, कैसे कंट्रोल करना है। ये सब नारद मुनि का ही तो खेल है। तो उन्हीं का काम चलता है नारायण नारायण करते हुए। तो ये तो हमने डिस्कस किया जो ऑलरेडी आपने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की हैं, तो आज भी कुछ प्रेडिक्शंस हो जाए। प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हो वैसे, चलो कर देते हैं, क्योंकि आपने बुलाया है तो क्यों नहीं करते हैं। कुछ तो चाहिए। जी जी श्योर। 2 मिनट दीजिएगा। जी चलिए। तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये है कि हंटा वायरस जो नया एक खतरनाक वायरस बोला जा रहा है, क्या वो सच में है? क्या ये हंटा वायरस कोविड जैसा ही खतरनाक है? यस। क्या इसमें इंसानों की जानें जाएंगी ज्यादा? नहीं। क्या ये पूरी दुनिया में फैलेगा? नहीं। क्या इस पे WHO कंट्रोल कर लेगा? यस। क्या इसके वैक्सीन ऑलरेडी कवर्ड है? नो। क्या इसके रख रखाव वैसे ही होगा जैसे कोविड में हमें अपने हाथ धोने चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए? यस। तो क्या ये मैं मान के चलूं कई लाख लोग हिंदुस्तान में मरेंगे हंटा वायरस से? नहीं। लॉकडाउन लगेगा? क्या लॉकडाउन लगेगा? नहीं। और बताइए। और साथ में ही दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो न्यूज में आ रहा है या काफी एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि 2026 के अंदर जगन्नाथपुरी समंदर में डूबने वाली है। आइए इसी को डिकोड कर लेते हैं। हे माँ बगलम की मत आ रहे हैं, नमन महादेव, क्या मेरे से कनेक्टेड है? हे माँ, क्या जगन्नाथपुरी 2026 में डूब जाएगी? नहीं। क्या 2026 में कोई सुनामी आएगी जगन्नाथ में? नहीं। तो ये जो प्रेडिक्शन दी गई है कि जगन्नाथपुरी 2026 में कंप्लीटली पानी में समा जाएगी और अब ये हम लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये सच है? नहीं है। क्या क्या 2027 में जगन्नाथपुरी डूबेगा?
नहीं। क्या 2030 तक जगन्नाथपुरी डूब जाएगा? नहीं। नहीं। क्या 2040 तक जगन्नाथपुरी डूब जाएगा? नहीं। क्या जगन्नाथपुरी 2050 तक डूब जाएगा? क्या 2040 से ऊपर और 2050 से कम में पहले डूब जाएगा? तो क्या 2050 में ही डूबेगा? क्या ये स्पष्ट है कि वो साल 2050 है या 2051 है? अगर 2050 है तो बताएं कितने % चांस होंगे 2050 में ही जगन्नाथपुरी डूबेगा? 100%। 2050 अब लिखवा के ले लीजिए, 2026 नहीं, 2050। 2026 नहीं, 2050। तो जो लोग ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है कि लोग मर जाएंगे, प्रलय आ जाएगा, वो कितना सच है? डिकोड करते हैं। क्या भविष्य मलिका के हिसाब से 2032 तक दुनिया की आबादी आधी हो जाएगी? क्या दुनिया की आबादी आधी से भी कम रह जाएगी? क्या 2032 तक प्रलय आएगी? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रेडिक्शंस ऐसे ही हैं जो कर रहे हैं। देखिए आपके सामने स्पष्ट रूप से। तो आपको लगता है कि कभी इंडिया में भी ओलंपिक्स होंगे या कब होंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और यार सही में ये तो हमारी भी एक आस है कि कभी इंडिया में ओलंपिक्स हो। आइए इसी को डिकोड करते हैं। क्या इंडिया में कभी ओलंपिक गेम्स होंगे? यस। क्या वो 2032 में होंगे? क्या वो 2036 में होंगे? क्या वो 2040 में होंगे? कितने % चांस है 2040 में होंगे? 100%। क्या 2040 में ओलंपिक गेम्स होंगे वो गुजरात में होंगे? क्या वो दिल्ली में होंगे? तो क्या एआई भी इंसानों के लिए खतरा बन सकती है? इसको भी डिकोड कर लेते हैं रवि जी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है? यस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पे पावर करेगा, ओवर पावर करेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के ऊपर राज करेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसानों के ऊपर अब लॉ चलाएगा, पुलिस को चलाएगा, जजेस भी यही बनेंगे? क्या मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये? क्या इसको अभी रोका जा सकता है? क्या मशीनें ही इंसानों को ओवरटेक कर लेंगी? क्या लोगों के पास नौकरी बचेगी? तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा सारी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री का राज होगा या एक ही गवर्नमेंट होगी जो पूरी दुनिया चलाएगी? क्या पूरी दुनिया चलाने के लिए फिर लोगों को प्रॉपर खाना देना, प्रॉपर गवर्नेंस रखना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हुआ करेगा? क्या उस जमाने में इंसानों का वेट ओवर होगा? क्या इंसानों की एज कम हो जाएगी? तो ये जो मिरेकल इंडस्ट्री, जो इस वक्त मेडिकल इंडस्ट्री है, जो बोल रही है कि हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इंसानों का मरने का रेट भी कम हो जाएगा, क्या ये एआई होने देगा? तो सचमुच में खतरा है एआई। बहुत खतरा है, बहुत ही ज्यादा। तो ग्रेट सर, आज के पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस पूरा एंजॉय कर रही है। जी। ठीक है, इस पॉडकास्ट को तभी अभी तक देख रहे हैं वो। जी बिल्कुल। क्योंकि आपकी पुरानी प्रेडिक्शंस भी हमने दोबारा से डिकोड की। जी। उनको समझा। जी। ठीक है, और नई भी आपने खास प्रेडिक्शंस की है जो आज अभी लाइव की हमने। जी। तो अमेजिंग है अभी तक का जो पॉडकास्ट है। तो कुछ और मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा बस ये है, दिमाग चलाओ, मूर्ख मत बनो, और जो हर जगह जा रहे हैं, हर बात कर रहे हैं,
उनकी बात तो टोटली इग्नोर करो। अगर लिटरली आपको ना मुझे फॉलो करने की जरूरत है ना किसी और को फॉलो करने की जरूरत है, आपको खुद स्पिरिचुअली अपने आप को अपना बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर मेडिटेशन करो, किसी हायर बीइंग से कनेक्ट होने की कोशिश करो। अपनी खुद की एक जर्नी है हर एक की, उसके अंदर जब आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो हमें ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी तांत्रिक, ना किसी एस्ट्रोलॉजर, ना किसी पंडित की, क्योंकि हर एक के पास एक भगवान है। और सोचो अगर भगवान ही आपको गाइडेंस दे और आंसर देने लग जाए तो क्या आपको किसी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि सतर्क रहें, और प्लीज कोई भी अगर इधर उधर की बातें करता है तो अपना दिमाग जरूर चलाएं। तो ग्रेट सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस काफी अच्छी लगने वाली है हमारी ऑडियंस को। तो नेक्स्ट टाइम भी डिमांड आने वाली है कि कुछ और नई प्रेडिक्शंस टाइम के अकॉर्डिंग ली जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।